हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीडीपी की क्लास, जिसमें हमने देखा परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी भी रहते हैं और टफ भी रहते हैं, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जितने पेपर हुए हैं सबसे पहले उसी का हम लोग सेट पेपर सॉल्व करें, तो लेकर आए हैं आपके लिए सेट पे जो हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है उसका पेपर हमें मिला है पिछला, तो उसी से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, आप जानिए अपनी एक्यूरेसी कितने हैं आप पानी में। 30 में से 30 जो करेंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे और 30 में से जो भी कर पाते हैं आप वो भी अच्छे रहेंगे। तो आप अपने पहले अपने आप को चेक करेंगे, कमेंट करेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आपको लॉजिक देना है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी भी हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, सारे लोग फॉर्म भरिए, आपसे यही निवेदन है, क्योंकि पिछली बार लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया था, डेट चली गई थी। तो यहाँ पे अभी मौका है, आप होली से पहले फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। जो लोग परीक्षा में रह गए थे, जिनका पेपर छूट गया था और जो लोग फेल हो गए थे, वो अपने दोबारा तैयारी कर सकते हैं क्योंकि मौका मिला है। और जो लोग दे चुके थे सीटें दोबारा देना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और इंक्रीज करने से आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारा काम रहता है। जब आप कोई भी परीक्षा देते हैं आगे टीचर के लिए, तो उसमें हमें भर भर के सीडीपी पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 30 के 30 क्वेश्चन। देखते हैं 30 में से 30 कौन कर पाते हैं। इस वीडियो में जान डालते हैं, पूरी जोश के साथ बनाते हैं और सभी को ये वीडियो शेयर करना है। आपका काम बस यही है, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि कंटेंट जो है प्रीवियस का है और इस यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है अपने पास से नहीं लिया है, पूरा जो प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे वहीं से मैं लेकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। एक्यूरेट ऑप्शन जानेंगे और एक्यूरेट हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे देख पाए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहचान विकास संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना होता है कि सही ऑप्शन क्या है। पहचान विकास संबंधित किससे है, 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ देता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। एरेक्सिन के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड के सिद्धांत से, और ये जो तीसरा ऑप्शन है मेरे पास वायगुत्स्की हैं के सिद्धांत से, और हमारा चौथा ऑप्शन है जो डेवी के सिद्धांत से। बताना है पहचान जो है, पहचान विकास है, वो संबंधित किससे है। तो मैं बात करूं सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हमारा होगा जो पहला ऑप्शन होगा, पहचान विकास से संबंधित, यानी कि हम कह सकते हैं एरिक्सन के सिद्धांत से ये निकल कर आता है। तो ये पहला हमारा आंसर सही हो जाता है। आपको एरिक्सन के सिद्धांत से याद रखने में महत्वपूर्ण बात, जो एरिक्सन है उनके सिद्धांत यही बताती है कि पहचान विकास किससे संबंधित है, तो एरिक्सन से संबंधित है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है पहला, ठीक है। तो आपने कमेंट में करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे एक्यूरेसी पता चलती है आप कितना अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, कितना आप जानकार हैं, इन क्वेश्चन से वाकिफ हैं या नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है और केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं। वो कैसे बच्चे हैं, जैसे मैं टीचर हूँ और मेरी कक्षा में अधिकांश बच्चे वर्णमाला सीख लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीख नहीं पाते हैं। केवल एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इधर उधर रहता है, वो तालमेल बैठा नहीं पाते हैं उस कक्षा में। टीचर से वार्ता मतलब टीचर की बातें ना तो सुनते हैं और ना तो देखते हैं बोर्ड पे, और उनका ध्यान भटकता रहता है। इसी वजह से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ये उनकी कमजोरी रहती है। आइए जानते हैं वो कैसे बच्चे कहलाएंगे। मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं है, यानी कि उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, वो समझदार नहीं है, ये कह सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि जो है उनके पास बहुत कम बुद्धि है, बहुत कम ज्ञान है, और इससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या वो वाकई में कम जानकार हैं, कम बुद्धि वाले बच्चे हैं। और आगे बात करते हैं चौथा जो ऑप्शन है, अध्ययन में रुचि ना लेने वाले बच्चे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं पढ़ने में लिखने में, वो कहते हैं यार क्या है लिख के, क्या है पढ़ के। तो वो सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो चाहते हैं नहीं पढ़ना। अगर वो पढ़ना नहीं चाहेंगे तो जब टीचर जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि टीचर का काम है सही रास्ता दिखाना, सही वे में उसको उसका मार्गदर्शक करना। यानी कि टीचर का रूप यही है कि उसके लिए चीज़ें आसान और सरल बना दें, और इंटरेस्ट तो नहीं जगा पाएगा। हाँ, टीचर इंटरेस्ट जगा भी लेता है कि पढ़ा कर अच्छी चीज़ें और बढ़िया से डिजाइन बना के, है ना, चित्रकारी करके। तो ऐसे टीचर अगर हैं आप, तो बिल्कुल आप इंटरेस्ट दिला सकते हैं बच्चे को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और बच्चे की अगर मंदबुद्धि है, अगर बच्चा अल्प बुद्धि का है, तो आप कैसे करेंगे। बच्चा जिसे कहते हैं परिपक्व नहीं है, जैसे 3 साल का बच्चा है, उसको कहो एबीसीडी सुनाओ, तो 3 साल का बच्चा एबीसीडी तो सुना देगा। उससे बोलेंगे कि आप बताइए सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है,
इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो नहीं उतना बता पाएगा क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें लॉजिक में आती हैं। तो हम दूसरे का अगर सही आंसर जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा दूसरा ही सही होगा क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं अधिकांश बड़े तो हो जाते हैं लेकिन एज उनकी जो है वही जो एज के हिसाब से देखें, जैसे 3 साल का बच्चा है लंबाई में ज़्यादा बड़ा है, तो उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सब चीज़ें जो क्लास में आप बता रहे हैं वो सीख ले। तो वो अभी क्या है, परिपक्व नहीं है। परिपक्व मतलब ये है कि उसकी एज जो है, एज के हिसाब से 3 साल का है लेकिन लंबाई बहुत बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से वो दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप उसको कहेंगे कि हाँ, वो नहीं सीख पाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप निश्चित रूप से उसको मंदबुद्धि बच्चे को नहीं बोलेंगे, अल्प बुद्धि नहीं बोलेंगे, अध्ययन में रुचि नहीं ले रहा है, ऐसा सब बोलकर उसको हताश नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बच्चे की थोड़ा तारीफ भी ज़रूरी है, लेकिन झूठ-मूठ की तारीफ नहीं। आगे बात करते हैं तीसरा। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होती है। भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होती है। ऑप्शन है मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से, अंतःक्रिया द्वारा और साथी समूह के साथ खेलने से। तो आपको बताना है तीसरे में कौन सा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर भी पढ़े। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। यानी कि जो भाषाई विकास का सार्थक है, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा, कोई बच्चा है अपने घर में मम्मी पापा की बातें सुनता है, अगर नाना नानी आ जाता है तो मामा मामी की बात सुनता है, नाना नानी की बात सुनता है, तो वहाँ पे वयस्कों से अंतःक्रिया करके बच्चा देखता है ये बोल क्या रहे हैं, पहले समझता है फिर उसका जवाब देता है। कुछ बच्चे तो कुछ भी जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बड़े लोग जैसा करेंगे बच्चे के सामने वही अनुकरण बच्चे करेंगे। तो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मानेंगे तीसरा, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। तो समीपस्थ का मतलब होता है नज़दीक, जो हमारी होता है, ठीक है, जिसको इसके फोल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है, जेडपीडी कह सकते हैं। तो हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है सही जवाब क्या होगा। बच्चों द्वारा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, और तीसरा है बच्चों द्वारा कभी ना प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, और चौथा है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको सही बताना है जवाब, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का संबंध बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर होता है, तो हम जाते हैं चौथे ऑप्शन पे। हमारा यहाँ पे चौथे का चौथा सही होगा ऑप्शन, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। जैसे आप टीचर हैं या मैं टीचर हूँ, बच्चा सीख रहा है, वो लिखना चाहता है कैट की स्पेलिंग, आपने बोला बेटा लिखो, तो बच्चा बोलेगा कैसे लिखूँ सर, मुझे तो आता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे सी मतलब होता है सी को बोलते हैं क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की आवाज़ आ रही तो हम लिखेंगे ए, और फिर टा की आवाज़ आ रही लिखेंगे टे, तो टी मतलब टी। तो टीचर क्या कर रहा है, वहाँ पे बाह्य है, लेकिन लिखना खुद को बच्चे को ही है, लिखना बच्चे को ही है, बच्चे के सहयोग करना टीचर का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने सीखा चौथे का चौथा सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं पाँचवा लेते हैं, और फिर 5वें क्वेश्चन को बड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। लीजिए, लग गया स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए। लिखा हुआ है 5वें क्वेश्चन पे, पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। यानी पाठचर्या में जो आप लोग करिकुलम बनाते हैं उसमें, यानी पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों होती हैं, मतलब जो आप उसमें एक्टिविटी कर रहे हैं उनका, और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, और दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करते हेतु, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, और चौथा ऑप्शन है सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती हैं। तो आप चारों में से क्या लेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, और 5वें का सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में,
निपुणता प्राप्त करने हेतु पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है दूसरा सही। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु उसको क्या करना चाहिए, पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर बताइए, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा सही होगा आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो स्क्रीन पे लग गया है क्वेश्चन जो है, हम लोग छठे क्वेश्चन पे थे। ठीक है, छठे क्वेश्चन पे थे, छठा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन है। आप इसको सही से कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। पढ़ देता हूँ। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। पहला ऑप्शन है गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभा द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्ध स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हों। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। बताना है आपको छठवें का सही आंसर क्या होगा। बता दूं दोस्त, यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत ये है, अगर हम बात करें गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आप लड़की हो तो गृह विज्ञान ले लो, लड़के हो तो गणित ले लो, साइंस ले लो, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि आप देखो, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और लड़का जो कर सकता है वही लड़की कर सकती है। इसमें ये नहीं कि आप लड़की हो मैथ ना पढ़ो, आप गृह विज्ञान ले लो, ये क्या बात हुई। तो यहाँ पे सभी के लिए इक्वलिटी। बहुबौद्धिक सिद्धांत ये प्रत्यय इंगित करता है कि गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए क्या है, सुटेबल है, उचित है, तो इसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो बाकी सब जो है नकारात्मक सेंटेंस हैं, आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे की, विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभा द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। भाई जबरदस्ती थोड़ी संगीत सिखाने लगोगे, टीचर स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट नहीं है कला में, संगीत में, तो आप जबरदस्ती कहोगे कि उसे संगीत सीखो, कला सीखो, नहीं ना। अगला तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे हम विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। जरूरी नहीं कि आप कोई भी अगर कला संगीत से है और खेल में है, वो अपनी पहचान अलग बनाने में सक्षम ही हो। तो जब वे हम, ये लिखा हुआ है हम, इन, जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे चौथा जो कह रहा था, सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। भाई प्रेरित तो जब करोगे ना, जब आप यहाँ पे जो बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है, तो वो सही सुटेबल हमारा गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी विद्यार्थियों जो द्वारा प्राप्त उपलब्धि होती है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बस ये होता है हमारा। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा जो है, छठे का पहला आंसर था। अगर बात करें हम लोग सातवें की, तो सातवां हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करते हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। और दूसरा ऑप्शन है योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। जिन संबंधों विषयों क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। बताना है चारों में से क्या सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारे ऑप्शन आपने पढ़े हैं, एक बार नजर डाली है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा दूसरा है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को लेखित करने हेतु आकलन। अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति है, उसकी योग्यता है, मेरी योग्यता है, आपकी योग्यता है, सभी की योग्यताएं हैं, और आप माहिर हैं किसी चीज में, कौशल है आप में ज्यादा, और इन व्यापक क्षेत्रों में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन कर सकते हैं। और ये हमारा जो आकलन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि ये जो योग्यता है और आपका व्यक्तित्व है, और उसमें हम कह सकते हैं कौशल है, और ये सब क्षेत्र अगर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं उसमें अधिगम हुआ है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, आपने सीखा कितना है। यहाँ पे बच्चे को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो टीचर चाहता है कि वो सीखे, मतलब अधिगम हो। अब जब बच्चा सीखेगा ही नहीं, आप पढ़ाते चले जा रहे हो तो पढ़ाते चले जा रहे हो, तो अधिगम हो ही नहीं रहा, तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये कह सकते हैं कि टीचर तो चाहता ही है कि अधिगम हो, टीचर अधिगम के लिए बना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरा जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा सही रहेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का संबंधित यही होता है कि योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशलों आदि का व्यापक क्षेत्र में अधिगम तभी उल्लेखित है, अभिलेखित है, जब वो क्या करे, अधिगम करे, तब हम कर सकते हैं। और बाकी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे चीज़ें सही नहीं है, जैसे कमज़ोर है, और माता पिता अध्यापकों को प्रतिपष्ट करता है। माता पिता तो इन्वॉल्व भी नहीं होते, जब बच्चे आप पढ़ाने जाते हैं तो बच्चा ही इन्वॉल्व होता है ना आप में, तो माता पिता को थोड़ी सिखा सकते हैं, उनको थोड़ी पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे बच्चे को। और जिन संबंधों तीसरा ऑप्शन ये कह रहा था कि संबंधित विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं, उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। अब जो बच्चा कमजोर है उसको पढ़ाओगे लिखाओगे तभी तो आकलन करोगे, उधर उसके बाद आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हो, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सभी विषयों का अधिगम सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, निश्चित अंतराल में नियमित आकलन होता है, तो मूल्यांकन तो नहीं कर सकते। मूल्यांकन आप कब करोगे, जब योग्यता, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम होगा तभी। ठीक है, तो हमारा 7वें का दूसरा ऑप्शन है। अगर 8वें की बात करें तो 8वें में देखिए क्या है, ध्यान से। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन है पहला, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, दूसरा है अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, तीसरा है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, और चौथा है ट्यूशन क्या लिखा हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण। ट्यूशन जो है क्या है, उपचारात्मक है शिक्षण का। वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, आपको बताना है चारों में से क्या होगा 8वें का। तो यहाँ पे जो सही होगा तीसरा हमारा सही होगा, यानी कि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका यही है कि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग मिलना चाहिए उनको। छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो अपने आप तो थोड़ी चला जाएगा बच्चा, तो उसके लिए कुछ करोगे ना आप, सहयोग ये हुआ कि आप स्कूल में छोड़ने जाएं या लेने आए। और कह सकते हैं कि अब वैन का सिस्टम चल गया है तो वैन लगवा दीजिए, तो आप उसमें कोई ना कोई वयस्क जो है इन्वॉल्व रहेगा, उसका ज़रूरी है। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका यही होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9वां चलते हैं। 9वां क्या है, 9वां आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देखिए ध्यान से इसको। वीडियो को 2 बार तक ही देखना, अगर आपको नहीं ये क्वेश्चन याद हो पा रहे हैं तो आप वीडियो को 2-3 बार घुमा के देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, पक्का यकीन मानिए मेरा। ठीक है, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब, बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं, जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, आप बुद्धिमान हैं, आपके घर में कोई बच्चा है बुद्धिमान, तो ये कैसे चेक करेंगे कि बुद्धि उसके पास है या नहीं। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब, ऑप्शन है परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हो। तो चारों में से क्या होगा सही जवाब, आपका इंतजार है, मुझे कमेंट में करिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दूसरा, परीक्षण की वैधता उच्च हो। अब मान लो कि कोई बच्चा 90 से ऊपर है, उसका यानी कि बात करें आईक्यू उसका लेवल, जो आईक्यू लेवल है 90 से ऊपर है, तो वो जो बच्चा होगा वो बहुत ही होशियार होगा। अगर हम बात करें 70 से नीचे आईक्यू लेवल है तो वो तो डफर बच्चा होगा, बुद्धिहीन बच्चा होगा, तो उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी कि चीज़ों को जज कर पाए और सही गलत में फ़र्क कर पाए। तो जो इक्वलिटी आईक्यू लेवल निकालते हैं उसका परीक्षण वैध है, उससे पता लगाया जा सकता है बच्चा जो है किस काबिल है। तो हमारा परीक्षण की वैधता उच्च हो। ठीक है, जो परीक्षण आप करेंगे तो उसकी वैध हो, तभी आप कर पाएंगे। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय होता है। और बाकी हम यहाँ पे और बाकी नहीं है, परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, ये सब नहीं, आधारित हो ये भी नहीं, परीक्षण में शाब्दिक पद हो ये भी नहीं। ठीक है, 10वें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें का लेते हैं। तो 10वें में देखो क्या लिखा हुआ है, कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका
उत्तरदायित्व। और हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समझता है। तो ये भी सही है, कक्षा अध्यापक जैसे है कोई प्रिंसिपल कह सकते हो, आप टीचर हो, उसके लिए अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखोगे जो उसको उसके लिए उपयुक्त हो और उसके लिए ज़रूरी भी हो, समझ में भी आने चाहिए। अब कोई बच्चा 3rd 4th का 5th का है मान लो, और उसको आप आइंस्टीन फार्मूला बता रहे हो E=mc², तो वो नहीं समझ पाएगा ना, क्या आइंस्टीन फार्मूला है, क्या चीज़ है, वो सब नहीं समझ पाएगा। तो उसके हिसाब से आपको जो ज़रूरी लगता है वही चीज़ें आपको समझानी चाहिए। दूसरा हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन, पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगम करता है तो उसे लचीला बनाएं। तो लचीला बना देंगे तो फिर सीखेंगे क्या बच्चे, है ना। तीसरा है संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें। जो संगठनात्मक कारक है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के, जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें। मतलब ये हो सकता है ऑप्शन, है ना, संज्ञान लें मतलब ध्यान में रखेंगे चीज़ें। अब संगठनात्मक कारक विभिन्न होते हैं। अब चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई पर को अवश्य ध्यान दें। यार ये जरूरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक निर्माण करता है वो अधिगमकर्ताओं की कठिनाई पर ध्यान देगा तो बच्चे वो सीखेंगे क्या। आपने 2+2 सिखा दिया और फिर वहाँ पे 3+2 सिखा दिया, ये बच्चे तो सेकंड थर्ड के बच्चे लगा ही लेते हैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चे लगा लेंगे। तो ऐसे सवालों को अगर रखेंगे 5th में तो बच्चे तो उसका मजाक समझेंगे ना कि ये हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम चौथा भी नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन होगा। तो ये तो हमारे कट ही जा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हमारा ये भी कट जा रहा है क्योंकि ये निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं की विशेष लचीला बना दे तो ये भी बच्चे सीखेंगे नहीं ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 10वें का पहला। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। आ जाओ मेरे भाई, कहाँ चले गए लाला, आ जाइए आ जाइए। आ गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको ध्यान से। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्या है इसका आंसर। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। अब बच्चे बहुत सारे होते हैं, अब जब टीचर बनेंगे या टीचर हैं इसी कहीं ना कहीं, तो आप यहाँ पे सीखेंगे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, कोई कमज़ोर है कोई होशियार है, और किसी का दिमाग तेज है किसी का धीमे है, और सबको लेकर चलना है। बच्चों में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ठीक है, चारों में से सही लगाना है आपको। पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, ठीक है, विभिन्न अधिगमकर्ताओं के जितने होते हैं बच्चे उनकी आवश्यकताएं कितनी है ना, पाठ्यचर्या संबंधी में अपने अनुभव हम शामिल करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं, गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं की परिमार्जित करके, गरीब अमीर नहीं होता क्लास में, तो गरीब अमीर पृष्ठभूमि वाला जो बच्चा होगा उसके अधिगमकर्ता, उससे मैं क्लास में आप ये थोड़ी गरीब है इसको ज़्यादा पढ़ा दूँ, ये अमीर है इसको ज़्यादा पढ़ा दूँ, मतलब ये गरीबी अमीरी क्लास में नहीं देखी जाती। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, है ना। तीसरा है, देखिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर। अच्छा, उद्देश्य प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम कराओ और कठिन परिश्रम करा के उसको मारने पीटने लगो। तो आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा लचीली हो गई, इजी हो गई, तो बच्चों को मारना पीटना तो अपराध है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही हो गई, तो ये हमारा गलत हो जाता है, तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार, क्या लिखा है, पुरस्कार योजना द्वारा। अच्छा बताओ, बच्चा जब क्लास में सीखता है उसने सवाल सॉल्व कर दिए तो क्या आप टॉफी दोगे, पेन दोगे, चॉकलेट दोगे? ऐसा तो नहीं यार, ऐसा तो करेगा टीचर तो बिक जाएगा, घर लुट जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप, जब उसकी प्रशंसा कर सकते हो, ठीक है। अब अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने हेतु पुरस्कार मतलब यही होता है कि आप चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, या उसको कुछ बढ़िया गिफ्ट दे दो। तो ये सब कब तक दोगे आप बच्चों को, है ना, कब तक दोगे? अब डेली थोड़ी दोगे, डेली वो अच्छा करेगा। उसको ऐसी मोटिवेशन दो जो इंटरनल हो, ठीक है, मतलब बाहरी ना हो, अंदरूनी हो, उसको लगे कि हाँ सर मेरे फेवर में है और सर मुझे अच्छा बता रहे हैं। तो मतलब चौथा भी नहीं होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, 11वें का पहला, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, आंसर भी मिल गया आपको। चलते हैं 12वीं की ओर। 12वां क्वेश्चन है, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। अब आकलन
जो करते हैं प्रणाली उसका अध्यापक के लिए सहयोग, हमारा अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं, तो इसके लिए आप सहयोग में क्या लाते हैं आकलन करने के लिए? आकलन करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाते हैं आप? ठीक है, कौन सी प्रणाली आप अपनाते हैं इसका बताना है, चयन करना है आपको सही से, ठीक है? तो अगर हम बात करें अध्यापक के लिए विभिन्न, ठीक है, मतलब प्रणाली को अपनाया जाता है। पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में। अरे निम्न और फिर उच्च कहा जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो पहला कट गया। दूसरा हम बात करते हैं निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, और निम्न अगर उपलब्धि हुई तो उसका कारण समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप आकलन कर रहे हैं, उसमें कोई ये थोड़ी हुआ कि आपने जैसे 20 का पेपर हुआ, किसी बच्चे ने 4 लाए, किसी ने 20 के 20 ला लिए, तो आकलन आप कर रहे हैं, तो इसमें प्रणाली आप अपना रहे हैं जो वो कौन सी है पूछा जा रहा है। तो तीसरा हम पढ़ते हैं, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लिख नहीं पाते हैं, और प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथे में चलते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। जैसे आपने आकलन किया, ठीक है, आकलन प्रणालियों का प्रयोग करते अध्यापक के लिए सहायक है। अध्यापक के लिए इसलिए सहायक है कि अगर आप अध्यापक हैं किसी स्कूल में या कहीं भी कोचिंग में, तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट, जो विशिष्ट है मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप कह सकते हैं जरूरी से जरूरी चीजें, कमजोरियों की पहचान करने में। अगर कमजोरी पहचान कर ले गए तो आप वहाँ पे आकलन कर पाएंगे। आपके हिसाब से क्या होगा आंसर बताइएगा। ये हमारा चौथा आंसर यहाँ पे है, ठीक है, चौथा आंसर हमारा होगा। आगे चलते हैं, 13वां हम लेते हैं। 13वें में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। सही कथन का चयन करना है। सही कथन आपको बताना है कि सही कथन कौन सा होगा। स्क्रीन पे आपके चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, चारों में से क्या होगा आपको बताना है। पढ़ते हैं एक बार। ये लिखा हुआ, आप सही दिखेगा आपको। पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ, एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। अब यार पहला ऑप्शन तो लिखा हुआ है, आप देखिए, तो पहला हिसाब देखो, दिव्यांग बालक होते हैं जो बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे हाथ पैर से और आंखों से कानों से, ऐसे है ना, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उनके शारीरिक रूप में विकार होते हैं, तो उनके प्रति अगर सहानुभूति दिखाओगे ना, तो सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। सहानुभूति क्लास में देखो पढ़ाना है, बच्चों को सभी को सामान लेकर चलना पड़ेगा। हाँ ये है कि उसके पास कुर्सी नहीं तो कुर्सी दे दो, है ना, बैठाने में सहानुभूति दिखा दो, लेकिन आप जब वर्क नहीं करके लाएगा, जैसे पढ़ाई में वो कमजोर है, तो उसके लिए आप डांटोगे भी उसी के बराबर। जो होशियार बच्चे हैं, जो शरीर में मजबूत है, तो उनको भी उतने ही डांटोगे, उसको भी उतने डांटोगे। यहाँ पे कोई सहानुभूति नहीं दिखानी कि आप नहीं करके लाए, चलो चलो ठीक है बैठो, आप कमजोर हो, आपके दर्द है, आप परेशान हो, तो ये सब नहीं, ठीक है, सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। अगर सहानुभूति दिखा रहे हो तो फिर वो बच्चा सोचेगा यार सर तो माफ कर देते हैं, सर तो ऐसे ही हैं, कल भी नहीं करके लाएंगे, तो उसके दिमाग में ये बना रहता है। तो वहां पे आप उनके साथ सहानुभूति नहीं व्यवहार करेंगे, ये इसमें देखो गलत होगा, ठीक है। हम सीटीपी पढ़ रहे हैं, आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। तो आप चाहे जैसा विकार हो आपके शरीर में, तो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप जो टीचर होता है वो सभी को इक्वल वर्क देगा, इक्वल ही पनिशमेंट करेगा, मतलब सज़ा सबको बराबर होगी। आगे बात करें, दूसरा हमारा जो लिखा, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो टीचर होता है, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप सहानुभूति दिखाओगे कि नहीं मारेंगे, चलो छोड़ दो, अब जो कोई हाँ परेशानी है, उसको शरीर में विकार है, ठीक है, जिस कैसे हम कह सकते हैं कि उसके लिए सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर सहानुभूति होगी तो वो सिखाएगा फिर टीचर, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। क्लास में जो बच्चा है उसको उसी के बराबर पढ़ाना चाहिए जो आप दूसरों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है दूसरा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुश्रवण संबंधित अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो बच्चा है आपका और उसके गार्जियन है, अभिभावक, उसके सामने आप पढ़ाने जाओगे, और उसी के सामने मतलब उसके सामने आप पढ़ाने जाओगे कि आप टीचर हैं भाई, सभी को पढ़ाना है, तो आप एक बच्चे को लेकर नहीं बैठेंगे कि हाँ हम उनके घर पे चले जाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं सरकार की और स्कूल में, तो आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे ना। अगर दाखिला लिया है उसने आपके स्कूल में, तो आपके स्कूल में आ रहा है बच्चा, तो आप उसको पढ़ाएंगे। ये नहीं कि अब उसने दाखिला तो ले लिया लेकिन आपको घर बुला रहा है कि आप घर में पढ़ाने आओ, सर जी वो चल नहीं पाता है और
उठ बैठ नहीं पाता है, उसके हाथ पैर नहीं है, जो भी है, आँख नहीं है ना, जो भी हो, विकार है ना, दिव्यांग वाला, तो उसमें क्या होता है, आपको घर नहीं जाना है, तो आपको वहीं पे उसको सुविधाएँ प्रोवाइड करनी, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। गार्जियन की बात मानेंगे, आ जाइए भैया नहीं चल पा रहे हैं आज, तो आप जाएँगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अब चौथा हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इतनी बात तो सही थी, इतनी बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक के नाते हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी बच्चे आपके लिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अंतर नहीं करना चाहिए, है ना? यहाँ पे अंतर नहीं करना चाहिए। उसने बोला है 13वें में सही आंसर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे ये तो सही जा रहा है, बिल्कुल वही सही आंसर जा रहा है, मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए। लेकिन जो आंसर शीट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 13वें का हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है? दूसरा होगा, दूसरा क्यों होगा, इसका लॉजिक आपको पता ही चल जाएगा। जो यहाँ पे अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। जैसा आप सभी के साथ करते हैं, वैसे उनके साथ करना है। और चौथे में क्या कह रहा है, देखो, अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? किसी पर भी किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए, ये भी सही था। तो इसमें हम दोनों मान सकते हैं, ठीक है? दोनों हैं, लेकिन आप जो हमारी आंसर शीट है मेरे पास, उसमें दूसरा ही सही है, ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा इसमें किस ऑप्शन को हम 100% मानेंगे। बाकी दोनों इसमें होता बी और डी, तो दोनों हमारे सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम देखिए कितना, 31 मिनट हो गया यार। 15-20 मिनट में तुरंत करते हैं, एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करेंगे। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को, कक्षा में प्रतिभाग नहीं करते हैं बच्चे, आते हैं क्लास में बैठे रहते हैं, वो भाग लेते नहीं, पार्टिसिपेट लेते नहीं, तो ऑप्शन है मेरे पास नेत्र संपर्क करना चाहिए। 14वें का आंसर आपको कमेंट में करना है, तो बिल्कुल नेत्र संपर्क करना चाहिए, हो सकता है आंसर, ठीक है? प्रश्न पूछने चाहिए, हाँ प्रश्न भी पूछने चाहिए। सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए। भाई हर बच्चे को आप अगली सीट दे दोगे तो फिर हर बच्चा, मतलब पीछे वाले बच्चे भी कहेंगे मुझे बैठा लो आगे, हर बच्चा कहेगा आपसे कि आगे बैठा लो, आगे बैठा लो, इस पे जिद हो जाती है। तो सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, जरूरी थोड़ी सारे बच्चे पंक्ति में आपके सामने हो। भाई 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में हर कोई कहेगा मुझे आगे बैठा लो, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो ये हमारा गलत होगा। कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। अब हर बच्चे से कहोगे भाई तुम ही बोलो, हाँ इंडिविजुअल बोल सकते हो, आज किसी बच्चे ने बताया आंसर, कल दूसरे से पूछो, फिर ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। ये बोला कक्षा में प्रतिभाग ना करने वाले विद्यार्थी, मतलब जो प्रतिभाग नहीं करते हैं ना, उनके लिए क्या करना है आपको, तो हमें उन बच्चों पे नज़र रखनी है। आपका आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, नेत्र संपर्क करना चाहिए, मतलब आंखों से आंखें डालकर उसको डांटना चाहिए और समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? जो आंसर सही है वो नेत्र संपर्क है। प्रश्न पूछने चाहिए, अब प्रश्न पूछोगे तब भी वही बनेगा, नेत्र संपर्क करोगे तो पता है आपको कि हाँ इसी से प्रश्न पूछना है, क्योंकि ये ज़्यादा उद्यमी बच्चा है ना, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, जरूरी नहीं है आप कहीं भी बैठा लो, लेकिन उसको ध्यान में रखो, ठीक है? आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है, मतलब निम्न उपलब्धि, मतलब लोअर की बात कर रहे हैं, ठीक है? लोअर की बात कर रहे हैं, लोअर निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है, लोअर। तो निम्न बुद्धि लब्धि पहला ऑप्शन है, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो हमारा 15वें का सही होगा। जो विद्यार्थी निम्न उपलब्धि के हैं, उनमें प्रमुख कारण ये होता है, उनको हम कह सकते हैं असुरक्षा और चिंता होता है। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, धड़ाधड़ उड़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये हमारा पहला सेट है और दूसरा सेट है, ठीक है? पहला सेट आप देख लीजिएगा, पहला सेट भी आपको मिल जाएगा। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे, कैसे? 16वें में हमारा आंसर क्या होगा, बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं, ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो। अच्छा, हम ज्ञानी हैं तो हमें सब लोग सुनेंगे, ये तो जरूरी नहीं है भाई, ये तो जरूरी नहीं है। कोई ज्ञानी शिक्षक होता है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उन्हीं के पास जाएं, ठीक है? जरूरी नहीं है। स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हैं। बच्चे स्वयं पढ़ पाते हैं क्या? वो तो खेलना चाहते हैं, वो तो घूमना चाहते हैं, वो तो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, उनको चिल्ला के पढ़ाया जाता है। स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पूछा है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, सीखना कैसे होता है? हाँ, खुद से भी सीखते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम खुद से सीखते हैं, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, कोई क्लास में
बच्चा है उसी से पढ़ेंगे और टीचर का काम क्या रहेगा फिर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। 16वां का सही आंसर अगर बात करें, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में कुछ सीख रहे हों। बच्चे अपने घर में सीखते हैं, मम्मी पापा से, बड़े भाइयों बहनों से और टीचर से सीखते हैं। ट्यूशन में और कोचिंग में, स्कूल में, हर जगह पे सीखते ही हैं। कौन किससे सीखते हैं? ये जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं अपनी से उम्र से, उन्हीं से सीखना चाहते हैं। आप ज्ञानी शिक्षक हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसे वो ज़्यादा पढ़ेगा और ज्ञानी शिक्षक आप बोलते रहेंगे तो सुनता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान कितना भी हो, बच्चे के सामने वो फीका है। बच्चे के सामने आपको बच्चे बनकर पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो वो बच्चा सीखेगा तभी जब आप वयस्क होंगे और मैच्योरिटी ज़रूरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16वें के बाद आता है हमारा 17वां। ठीक है, 16वें के बाद आता है 17वां। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये आ गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमने लगा दिया है स्क्रीन पे, आप देखिए ध्यान से पढ़िए। विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, और फिर है दूसरा ऑप्शन पाठचर्या कठिनाई स्तर, और हम बात करते हैं विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। विद्यालय बच्चों में निम्न प्रेरणा इनके कारण होती है। अध्यापक जो होते हैं, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता होती है, वही वो करते हैं जो टीचर जैसे बताता है। अब यहाँ पे पाठचर्या का कठिनाई स्तर ये नहीं होगा, विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता ये भी कोई मतलब नहीं है। विद्यालय बच्चों के निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है, जो वहाँ पे अध्यापक होते हैं वही संप्रेषण करते हैं, उन्हीं की क्षमता होती है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन लेते हैं। 18वें में क्या है देखिए ध्यान से और मेरे साथ पढ़िए। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। तो 18वें का मैं सही जवाब बता देता हूँ, यहाँ पे पढ़ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आंसर बताता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी लगे। कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, और विभिन्न अकादमियों को विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखें। यानी सभी अधिगमकर्ताओं जो होते हैं, विद्यालय के अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष हमारा समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? जब आप बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना, आप मैनर में रहें, ठीक है, डिसिप्लिन में रहें, तो इसका मतलब हमारा 18वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। अच्छा शिक्षण कब होता है? मतलब जो टीचिंग होती है गुड, ठीक है, गुड टीचिंग कब होती है, अच्छा शिक्षण कब है? तो यहाँ पे सही जवाब के बारे में डायरेक्ट हम बात करते हैं। सही जवाब हमारा क्या होगा? यहाँ पे 19 का पहला लगा लीजिएगा। अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा पहला। तो बाकी 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये जो कंटिन्यू सीरीज में करूँ या ना करूँ। आप बताइए, अगर सीरीज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर बताएं कि हाँ आप देखते हैं मेरी वीडियो को। ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा शिक्षण जो होता है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे 20वां बात करते हैं। 20वां में क्या है देखिए ध्यान से। कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है, तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास? अभिरुचि और अभिप्रेरणा होता है। कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण जो होता है अभिरुचि और अभिप्रेरणा। बाकी हमारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, हम उसको टिक करेंगे जो हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। 21 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कक्ष को सक्रिय अधिगमकर्ता केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। अच्छा भाई, अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा पहला आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, अरे ये कक्षा जो है, देखिए ध्यान से बात करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक, मतलब वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चे उधम ना मचाने लगे, सीट पे खड़े हो गए बच्चे, कुर्सियाँ तोड़ने लगे, पंखा चल रहा है पंखे में रॉकेट बना के उड़ाने लगे, ठीक है, कॉपी से पॉज बनाने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको देखना पड़ेगा टीचर को कि वो गैर आक्रामक तरीकों से समूह में कार्य तो नहीं करवा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करवाना है, ठीक है, समूह में कार्य करवाना है, लेकिन वो तरीके होने चाहिए शांतिपूर्वक। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का। आगे चलते हैं, 22 का लेते हैं। 22 में लिखा हुआ बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण होता है। 22 का हमारा सही जवाब क्या होगा?
जो बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण होता है कक्षों का उच्च रूप में अन्नमय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अन्नमय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो 22 का हमारा सही आंसर होगा 1, बाकी हमारा गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22, उसके बाद हमें लेना है 23। 23वां क्वेश्चन कहाँ चला गया? आ जाओ, आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? तो 23 का हमारा सही जवाब होगा तीसरा। हम कह सकते हैं एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे समस्या आ जाती है। तो समस्या कब उत्पन्न होती है? जब बच्चा डेली क्लास में आता है, सो जाता है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? तो 23 का हमारा जो सही जवाब है तीसरा है। अब कह सकते हैं कि एक छात्र है, रोज कक्षा में सो जाता है, वही हमारा प्रॉब्लम है, समस्या है। अब इसमें सही जवाब तो आंसर नहीं, मतलब जो आंसर सीट है तो हमारा तीसरा ही होगा, ठीक है। बाकी आप इसमें जो है बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आंसर सीट सही होती है। आगे बात करते हैं, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, या किसका कथन है? व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का अधिकांश संग्रह है। तो हमारा ये जो वाक्य है किसने बोला है, ये लाइन किसने कही है? तो हम अगर कहें ऑप्शन की, तो स्किनर साहब ने कही है। तो हमारा 24 का दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। आगे बात करते हैं, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है? तो 25 में का सही आंसर हमारा चौथा होगा। जो वायसी हैं वो कहते हैं छात्रों में भाषा पहले आती है। बच्चा जन्म लेता है तो भाषा पहले आ जाती है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता है। आप देखते होंगे मम्मा मम्मा पापा पापा शुरू में जो लड़खड़ाता है, कहता है, कोशिश करता है बोलने की, बट बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी है ना। वो बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद एक उसका सर्कुलर चलता रहता है। अब पेड़ लगाओगे तो पेड़ तुरंत फल थोड़ी देने लगेगा, तुरंत नहीं बड़ा होगा। तो इसका मतलब है भाषा पहले आ जाती है, वास्तु का कहना है, ठीक है। ये है, आपको ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे देखना चाहिए। 26 का पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? पेशी संबंधित विकास। अब सही आंसर क्या है? आप देखिए, तीसरा हमारा, ठीक है, बाल फेंकना होता है पेशी संबंधी, इसमें ताकत लगती है। बाल फेंकोगे तो शरीर का यूज होगा ना। अगला है, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? 27 का हमारा सही जवाब होगा फ्रेयर बैंकिंग शिक्षा के पिता हैं। आगे है, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि कौन सी है? बहुत आसान है, आप कह सकते हैं सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि कौन सी है? 28 का हमारा सही जवाब दूसरा होगा, आगमन विधि। आगमन क्या होता है बेटा? ये होता है जब आप उदाहरण देकर किसी को समझा रहे हैं, तो हम उदाहरण देकर पहले हम फार्मूला बताएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खूब रटा होगा अपने हाई स्कूल में ठीक है, 8 में भी होता है, 6 में होते हैं, ये क्लास आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला बताएंगे, तो वहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 3 रखो, फिर इसका हम जो आएगा आंसर वो हमारा 25 होगा। तो उसको बताएंगे भी एक्सप्लेन करके। तो मतलब ये आगमन विधि होती है, सामान्य से किसकी ओर जाएंगे हम लोग, विधि यानी पहुंचने वाली सीढ़ी, यानी कि कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन क्या होता है? निगमन में होता है पहले आप पूरी साइकिल दिखा दो, फिर उसकी पैडल जहाँ पे पैर रखा जाता है वो दिखाओ। मतलब पहले पूरी सीन दिखाओ, उसके बाद फिर उसको क्या करो, पैडल दिखाओ, मतलब छोटी चीज़ें दिखाओ। तो ये हमारा जो होता है सामान्य से विशिष्ट होता है, और जो आगमन होता है वो हमारा क्या, विशिष्ट से सामान्य होता है। और ये हमारा पहले इधर सामान्य होता है, फिर हमारा विशिष्ट होता जाके, ठीक है। तो आगे है, मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। चरित्र कैसा होना चाहिए? सही जवाब हमारा तीसरा होगा, व्यवहारिक और नीति शास्त्र का होना चाहिए, उसको नीतियाँ आनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक में करेक्टर बहुत मायने रखता है टीचर का। एक आदर्श अध्यापक को एक गृहचित्र होना चाहिए। तो किसमें एकाग्रचित्त होना चाहिए एक अध्यापक को? अगर आप एक अध्यापक आदर्श अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे सही जवाब हमारा उपरोक्त सभी होंगे। मतलब कह सकते हैं शिक्षण विधि आनी चाहिए, सिखाने वाले विषय पर कमांड होनी चाहिए, छात्र और उनके व्यवहार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छात्र और उनके व्यवहार पर दोनों का संगत होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है सही है, मतलब तीनों सही हैं। तो उनको बताने के लिए हम कह सकते हैं जो ऑप्शन है चौथा सही है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट बताइएगा। अगर आप चाहते हैं
वाक़ई में तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हर कोई देखो यूट्यूबर बोलता है, मैं भी यही चाहूँगा कि आप अगर 30 में 30 लाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है? पक्का यकीन मानिए कि मैं इतने सेट करा दूँगा आपको और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हम कराएँगे। आज तो पहला वीडियो था तो हम थोड़ा-सा समझाने में टाइम ज़्यादा यहाँ पे दे दिए, लेकिन हम 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कराएँगे। और जैसे आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है? सीडीपी हो गया और हम हिंदी की बात करते हैं, एसएसटी की बात करते हैं, साइंस की बात करें, सारी वीडियो उसमें 3 वीडियो ज़रूरी हैं, क्योंकि हिंदी में आपको फुल में फुल लाने हैं और इंग्लिश में पूरे लाने हैं और आपको सीडीपी में लाने हैं। और जो आपको सब्जेक्ट है, जो आप टीचर जिसके बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट अपना तो होता ही है, उसका भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट करिए, अपना व्यू दीजिए कैसी लगी ये सीरीज़ और मज़ा आया कि नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।